पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है दमदार मजबूती। 22 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत करेंगे। और मैं दमदार इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो आप कहेंगे कि 22 अंकों में कौन सा बहुत बड़ा उछाल है, लेकिन शुक्रवार को जब हम इतनी तेज रफ्तार से दौड़ चुके हैं, 7600 के पार निकल चुके हैं, उसके बाद भी अच्छा खुल रहे हैं। और वो भी तब देखिए स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान दोनों लाल निशान में आपको नजर आएंगे। दूसरे एशियाई बाजार भी देख लीजिए। कोई अच्छा जापान तो आज बंद है। जापान के अलावा चीन और हांगकांग दो बड़े बाजार हैं, उन पर नजर डाल रहे हैं, शंघाई और हैंगसेंग इंडेक्स पे। तो अब देखिए सिंगापुर तो 1.25% नीचे है, हांगकांग जरूर 50 अंक ऊपर है, 1/4%। तो हम हांगकांग के बराबर खुलने की कोशिश कर रहे हैं। और शंघाई यहाँ पर अच्छी तेजी बन गई 2%। लेकिन आशीष मुझे नहीं लगता शंघाई से हमें कोई फर्क पड़ रहा है। गिरता तो हम गिरते नहीं है, बढ़ता तो हम बढ़ते नहीं। डीकपल टाइप हो गया शंघाई के लिए। हालांकि वहां के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना सेंट्रल बैंक ने तगड़ा लिक्विडिटी इंजेक्शन का अनाउंसमेंट करा, तो उस खबर का वहां पे स्पेसिफिकली फायदा मिलता हुआ, इसीलिए दिन के हाई 2-2.25% के आसपास का उछाल वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहूंगा। अच्छा, इससे पहले प्राइमरी मार्केट्स हलचल में आज इन्फीबीम का आईपीओ खुलने वाला है। काफी लोग जानते हैं जो कि ई कॉमर्स में ब्राउज वाउज करते हैं, खरीदारी करते हैं इस कंपनी, इस वेबसाइट को। क्या करना चाहिए? आईपीओ पसंद आ रहा है? आशीष, अगर ये कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो मुझे लग रहा है कि ये एक एग्रीगेटर है जो छोटे बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां उनकी वेबसाइट वो अपलोड करते हैं और वहां से उनको स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की प्राइसिंग ये आईपीओ को लेकर हुई है 432 रुपए, मुझे लग रहा है काफी महंगी है, क्योंकि लास्ट 4 साल से हमने लगातार देखा है कि बोथ एट द इबिटा लेवल एज वेल एज नेट प्रॉफिट लेवल कहीं पे प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। टर्नओवर भले ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट 4 साल से बढ़ी नहीं है तो मेरे ख्याल से पूरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2-3 साल में ही प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईपीओ में भले आप 432 में मत खरीदो, अगर आपको 20% सस्ता मिलेगा खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। आई थिंक अनिल जी ऐसे इसकी प्राइस बैंड जो मैं देख रहा था 360 से 400, ऐसा लगता है 52 वीक हाई लो की रेंज है। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी ये बिजनेस वैसे भी, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस। और ये इंडियन कंपनी है, अगर हम अमेजॉन या कोई दूसरी एमएनसी से कंपेयर करें तो इनके पास ऐसे कोई डीप पॉकेट्स है ऐसा लग नहीं रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल में इनका नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा है, बट वो कहां से बढ़ा है, वेदर प्रीमियम प्राइसिंग, प्रीमियम लेने से हुआ है, एक्चुअली कैश फ्लो से ये रिजर्व्स बढ़ी नहीं। तो जो अपने मार्केट का एक रूल होता है, सिस्टम होता है, जो चीज समझ में नहीं आए वो नहीं खरीदनी। बिल्कुल सिंपल है ना, तो बराबर है। तो इसको समझना मुश्किल काम है। अविनाश नहीं समझ पा रहे तो फिर आप भी कोशिश मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इन्फीबीम के आईपीओ में पैसा मत लगाइए। सेकेंडरी मार्केट में मौके काम वो हम फटाफट बता देते हैं आपको, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत हो चुकी है। रुपए की शुरुआत पहले देख लीजिए, 4 पैसे की मजबूती के साथ 66-46, ये बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात मालूम है आशीष क्या है? गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है, और जिनको छुट्टियां प्लान करनी है, सस्ता पड़ने वाला डॉलर जिनको वो 69.5 की जगह 66.5 में डॉलर मिल रहे हैं, तो कम से कम आपको कितना 5% का फायदा डॉलर में। अब प्लान करेंगे आप छुट्टी अविनाश? बिल्कुल, इनफैक्ट छुट्टी किसको नहीं चाहिए अनिल बिल्कुल। चलिए, तो रुपए की मजबूती बरकरार है, बहुत ही बेहतरीन। रुपए में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। प्री ओपनिंग सेशन भी बता दूं कितनी तेजी होती दिख रही है, आप नजर डाल लीजिए एक बार। फटाफट 30 अंक नीचे सेंसेक्स दिख रहा है, 15 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है। सेटल होने देते, थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच मानस, आपके होम टाउन से खबर आ रही है लखनऊ के लिए। यहाँ पर अब आपको वो कौन सी क्या बोलते हैं उसको, पाइप गैस इस्तेमाल करने का आपको मौका मिलेगा। लखनऊ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है गेल और आईओसी को। आप पहले तो एक ये बताइए कि लखनऊ के सिटीजन है आप, ये कनेक्शन लेंगे, और लेंगे तो फिर शेयर कौन सा लेंगे, गेल या आईओसी? बिल्कुल सर, ये कनेक्शन डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि बेनिफिट्स काफी हैं कंपेयर टू जो हम लोग पुराना एक रिवाज या एक ट्रेंड चला रहा है सिलेंडर्स का। तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव न्यूज है। लखनऊ के लिए पॉजिटिव न्यूज है। स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज है या नहीं है ये बताना मुश्किल है। टेक्निकली अगर आप देखिए तो आईओसी चार्ट पे वीक लगता है, क्योंकि 100 दिनों का मूविंग एवरेज एक बड़ा हर्डल दिखता है। करीब 1 से 1.5 हफ्ते में अगर आप देखिए तो 400 के लेवल्स पार करना मुश्किल हो रहा है स्टॉक के लिए। वहां पर सेलिंग प्रेशर लास्ट सेशन में भी देखने को मिला था, और शायद आने वाले टाइम में भी हमें लोअर लेवल शायद 380 या तो 370 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर खरीदारी करने की राय बिल्कुल नहीं रहेगी। पर अगर आप गेल के चार्ट देखिए तो बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, क्योंकि 300 के आसपास 290 के आसपास बेस बना था, एक शार्प अप मूव देखने को मिला, 350 के हाईज बने, कंसोलिडेशन करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशंस का कंसोलिडेशन देखने को मिला, और फिर ब्रेकआउट देखने को मिला।
200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी 380 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक तैयार हो जाएगा 410 और 415 के लेवल्स के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से इन दोनों में से अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो गेल में बनानी है और अपने स्टॉप लॉसेस 349 के नीचे रखने हैं। ओके, तो गेल प्रिफर्ड बेट होगा, वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे। लेकिन क्योंकि ऑयल एंड गैस स्पेस की बात हो रही है, अब स्ट्रीट कहा जा रहा है बड़ी बुलिश हो रही है कि शायद एक और राउंड ऑफ पी री-रेटिंग होती हुई नजर आए। हमने देखा था लोअर लेवल से किस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हालात सुधरे थे, किस तरह से स्टॉक्स की री-रेटिंग हुई थी। अब बाजार होपफुल हो रहा है कि शायद फिर से एक री-रेटिंग का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आए, क्योंकि ऑयल सब्सिडीज का जो दबाव था, बर्डन था, वो लगातार कम हो रहा है इन कंपनीज के लिए। और दूसरी बात, मार्केटिंग मार्जिन्स में जो फ्लक्चुएशंस आते थे वो काफी हद तक कम होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऑलमोस्ट खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके चलते शायद स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन गौरव, 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, तीनों में से प्रिफर्ड बेट कौन सी होगी सर? देखिए, सबसे अच्छा जो डेटा के हिसाब से लग रहा है वो है एचपीसीएल का। हमने क्लाइंट्स को भी सलाह भी दी थी एचपीसीएल की, प्रॉफिट्स भी आ गए हैं उसमें। 760 एक हर्डल है और 740 का अच्छा सपोर्ट, शॉर्ट टर्म सपोर्ट ऊपर तो आप कह सकते हैं आ रहे हैं। लॉन्ग पोजीशंस बनी थी, थोड़ा बहुत 760 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, लेकिन मेरा मानना है 760 अगर क्रॉस कर दे तो आपको फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। राउंड अबाउट आपको 790, 800 एक क्विक सक्सेशन आपको देखने मिल सकते हैं। तो प्रीफर्ड जो पिक होगा वो एचपीसीएल होगा, फिर बीपीसीएल होगा। ओके, तो ये राय है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर आज के लिए। चलिए, आज के लिए ट्रेडिंग के मौके कहां हैं? और स्टॉक 2020 में 7:30 बजे हर रोज आपको मिलते हैं 20 बेहतरीन और टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। आज थे हमारे 2 कैप्टन, डिम्पी के साथ नीरज वाजपेयी। बताएं आपको कौन सी है वो टॉपिक्स, एक रिकैप। पूरी टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं जल्दी से क्या बनी हुई। पूरी तरीके से खरीदारी फोकस है, केवल 2 शॉर्ट के खिलाड़ी हैं, कोल इंडिया शॉर्ट करिए और जस्ट डायल, दोनों ही कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन जीएमआर इंफ्रा, टोरेंट पावर, गैस एलोकेशन है, इसलिए फायदा होगा, खरीदारी की सलाह होगी। एसकेएस माइक्रो, मैग्मा फिनकॉर्प, एनबीएफसी में एफडीआई का प्रपोजल तैयार हो चुका है, इसलिए इनमें खरीदारी करिए। अरविंदो फार्मा में यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है, ओटीसी का दवा है, इसलिए उसका फायदा हुआ है। आईडीबीआई बैंक में 3 खिलाड़ी सामने आए जिसमें कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहते हैं, इसलिए इसका फायदा बैंक को मिलेगा। वहीं गेल इंडिया में खरीदारी करिए, लखनऊ में इनको सिटी सीएनजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस मिल गया है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। तो एक तरीके से खरीदारी पे ज्यादा फोकस है। फटाफट से हमारी टीम भी देखिए, इसमें हमने कोई भी सेल काउंटर नहीं उतारा, 10 के 10 शेयर बाय के ही हैं। टीबीजेड ज्वेलर की हड़ताल खत्म हुई है तो इसका बेनिफिट होगा ओबीसी और कैनरा बैंक को, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, वहां पे ब्याज दरें घटी हैं और वैसे भी आगे चल के ब्याज दरें घट सकती हैं बैंकिंग के लिए, तो इसका भी बड़ा बेनिफिट होगा। फोर्टिस के अंदर 12.5% इन्होंने ललिता हेल्थ केयर के अंदर हिस्सा खरीदा है, हिस्सा बढ़कर 80 हुआ है, फायदा मिलेगा। जीएसपीएल डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक बड़ी कंपनी है, नॉर्थ ईस्ट में पेनिट्रेट कर सकती है। केशवराम इंडस्ट्रीज के अंदर आप नजर रखें, प्योर सीमेंट कंपनी बनने जा रही है। और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर डेट की रिस्ट्रक्चरिंग की खबर सिस्टम में है। पेनिसुला लैंड एक रियल एस्टेट है जिसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और फ्री हिट के तौर पर फिलिप्स कार्बन है, क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर अच्छे आएंगे तो फिलिप्स कार्बन ज्यादातर टायर कंपनीज के लिए एक बड़ा सप्लायर है। और पीएनबी के अंदर भी वही है कि पेनिट्रेट हुआ है तो इसको बड़ा बेनिफिशियल यहाँ पे आपको आते हुए दिखेगा। ओके, तो हमारे दोनों इन हाउस एक्सपर्ट भी मानते हैं खरीदारी करें तो 20 में से 18 कॉल्स में बाय रिकमेंडेशंस आती हुई, महज 2 स्टॉक्स ऐसे जहां पे बिकवाली करने की रणनीति। लेकिन चलिए, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। मैं पहले गौरव जी के पास जाना चाहूंगा। हमने बाकी दोनों एक्सपर्ट से तो आज की ट्रेडिंग बेट्स ले ली या फिर पिक्स उनकी मांग ली, लेकिन गौरव जी, वायदा बाजार में आपकी टॉप बेट्स कौन सी होंगी सर? देखिए, पहले मैं यूपीएल की सलाह दूंगा। इसमें काफी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस धीरे धीरे बनना शुरू हो चुके हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप देखेंगे वो एक अच्छा मूवमेंट दे चुका है, तो इसमें थोड़ा बहुत कोरिलेशन भी है, तो ये फॉलो अप कर सकता है। और अगर ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो एक अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, प्रीएम्प्ट हो सकता है। लेकिन 885 के टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 795 का। दूसरा है टाटा कम्युनिकेशन, ये भी एक स्टॉक है जो लॉन्ग पोजीशंस बनते जा रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग थी, फिर फ्रेश लॉन्ग्स वगैरह बने, अच्छी एक डेरिवेटिव्स डेटा वगैरह है, आप बाय कर सकते हैं। 380 का टारगेट होगा, एक 358 का छोटा स्टॉप लॉस। और सोल सेल रिकमेंडेशन है वो है ग्लेनमार्क फार्मा, इसमें थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से आपको ऊपर देखने मिला है, लेकिन जो शॉर्ट्स बंदे देखे गए आपको ऊपरी लेवल से वो अभी भी इंटैक्ट है, काफी अच्छे पोजीशंस वगैरह में। तो 760 के टारगेट का आप बेच सकते हैं, 822 का आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये 3 कॉल्स हैं जहां पर खरीदारी और बिकवाली दोनों ही राय है गौरव की तरफ से। लेकिन गौरव, एसबीआई का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं आप अप्रैल महीने का, ऐसा क्यों?
देखिए बहुत ट्रंकेटेड वीक है। आप देखेंगे छुट्टियां हैं, फिर आपका टाइम वैल्यू काफी इरोड हो जाएगा। और अगर 200 का कॉल ऑप्शन देखेंगे तकरीबन 1-1.25 रुपए के आसपास का है। तो ये मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मेरा ये स्टडी है कि अगर ये यहाँ से 5 रुपए भी मूव किया तो 1 रुपए वाला आपको शायद 2 रुपए 2.25 रुपए होगा, आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अप्रैल का अगर आप लेंगे थोड़ा सेफ होता है, थोड़ा अगर नीचे भी आ जाएगा स्टॉक तो भी एक पोजीशन आपके पास रहेगा। और काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दे चुका है, अच्छा एक पोजीशंस बनते जा रहे हैं। 190 ऐसा लेवल जहां से इसमें फ्रेश शॉर्ट्स बनना चालू हुए थे, तो शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला और एग्रेवेट हो सकता है। फ्रेश लॉन्ग्स बनते देखे जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है आपको एक बार 205 के मूवमेंट देखने मिल जाए। शायद ये सीरीज में नहीं मिलेंगे, लेकिन अप्रैल के सीरीज आपको देखने मिल सकते हैं 205, 210 का। तो वो सबसे आप उसमें और लंबे टारगेट्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो SBI ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रणनीति अप्रैल की कॉल्स में। अविनाश, टेलीकॉम स्टॉक्स, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हम इंतजार कर रहे थे और वो कॉल ड्रॉप का मामला और पेनल्टी वाकई डराने वाली थी। अगर 3 रुपए पर डे और 30 दिन से कैलकुलेट करूं तो कम से कम आरपू के आधा के आसपास तो खर्चा आने वाला था इन कंपनीज पे। इतनी सिग्निफिकेंट गाज थी, कुछ टेम्पररी रिलीफ मिलता हुआ। खरीदारी करने की हिम्मत करेंगे इनमें किसी स्टॉक में? नहीं, आई थिंक खरीदारी तो मेरे ख्याल से अगर करनी है तो भारतीय में करेंगे। बाकी सारे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि शायद ये जो कॉल ड्रॉप का इशू है प्लस जो स्पेक्ट्रम का इशू है, मुझे लग रहा है कि शायद भारतीय एक ऐसा बड़ा प्लेयर है जो पॉसिबली ये सब मैटर्स को थोड़ा सा अच्छी तरह से मैनेज कर सकेगा, क्योंकि इनका मार्केट शेयर भी बड़ा है। हालांकि ये बात क्लियर है कि आने वाले 1-2 महीने में जब रिलायंस जियो आएगा तभी इनको भी अपने आरपूस में और मार्जिन में कटौती देखने को मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट दैट शॉर्ट टर्म के लिए भारतीय एयरटेल वुड बी बेटर प्लेस्ड। बाकी सारे स्टॉक्स को अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अवॉइड करेंगे, आप कह रहे हैं तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन औरोबिंदो फार्मा खरीदेंगे क्या आप? ये बताएं गौरव, क्योंकि इसमें खबर है इसके भी एक दवा को US FDA की मंजूरी मिली है, खरीदना चाहिए? देखिए इसमें 740 के अराउंड काफी सारे शॉर्ट्स बने थे। इसमें आपको कह दूंगा अच्छे खासे लॉन्ग्स बने थे और 740 के अराउंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही थी, तो ट्रेडिंग शॉर्ट्स काफी बन चुके हैं। तो अगर किसी को खरीदना है तो 740 के ऊपर खरीदिए, सेफर होगा, क्योंकि उसके बाद आपके अच्छे खासे मोमेंटम की आप उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से प्रीएम्प्ट करना शायद सही नहीं होगा। अगर 740 वापस नहीं कर पाया तो रिट्रेसमेंट में इस बार 700 इजीली तोड़ देगा, 680 तक भी आ सकता है शेयर। अरे एक पॉकेट जिसने गजब की इन्वेस्टर वेल्थ बना के दी एक बहुत छोटे समय में, अगर आपने हिम्मत कर डाली थी, वो थी शुगर स्पेस। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम, रोज खरीदारी देखने को मिलती है और अब तो 16 मंथ्स के हाईस पे स्टॉक्स बैठे हुए, मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुके हैं। क्या अभी भी दमखम है? अगर है तो कोई प्रेफर्ड बेट होगी अविनाश आपकी? ना, आई थिंक एक बात तो पॉजिटिव है कि ग्लोबली चीनी के प्राइसेस फॉर्म अप हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इसका बेनिफिट थोड़ा बहुत इंडियन कंपनीज को भी मिलेगा। पर थोड़ा बहुत बेनिफिट, और ये मल्टी बैगर है ऑलरेडी। नहीं, बट मेरे ख्याल से आई थिंक काफी टाइम तक ये शेयर्स में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप फंड मैनेजर्स की बात करें या रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो काफी वेल डिस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर पैसा लगाना है और थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट है तो बलरामपुर चीनी जो इंटीग्रेटेड प्लेयर है, बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से ऐसे एक शेयर में रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा होगा। होपफुली आने वाला क्वार्टर और उसके बाद जो अभी भी दमखम है, दमखम है, बिकॉज बाकी सारे शेयरों में अभी भी डेट रिलेटेड इश्यूज है, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है। लेकिन बलरामपुर चीनी ने लगातार मेरे ख्याल से जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा है, खराब माहौल में भी उन्होंने थोड़ा सा दे हैव स्टूड आउट वेरी स्ट्रांगली। और अब तो डोमेस्टिक मार्केट में गन्ने की शॉर्टेजेस के चलते लगातार मिल्स बंद हो रही हैं, तो होप जागे कि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड सप्लाई में भी सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा गौरव, हम मेटल्स की तो बात करना भूल गए, मतलब आपने शुरुआत में वो वेदांता करी थी तो मैंने हाँ, तो चलिए तो मेटल्स पे एक पूछा जाए गौरव से, लॉन्ग या शॉर्ट कोई स्टॉक? देखिए सर, ने कहा वेदांता एक भी जो स्टैंड आउट हो रहा है, वही है, पोर्शन जरा बन रहा है, अनवाइंडिंग स्ट्रांग नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी अगर मैं कहूँ बात, चाहे टाटा स्टील है, JSW स्टील है, काफी सारे पोर्शन है, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग होती है फिर आ रहे हैं, तो ट्रेंड में है तो आप राइड करते रहिए, वैसा है। वेदांता में तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी 7-7.5% का उछाल था, तगड़े फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। ट्रेंड में मोमेंटम इस रैली को, JSW स्टील हर रोज नया 52 वीक हाई बना रहे हैं। इस तरह के माहौल में देखिए 1200 रुपए के ऊपर अब मेरे ख्याल से वो काउंटर चल रहा है वापस, तगड़ा मोमेंटम है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो फ्राइडे को स्मार्ट मूव्स दिखा रहे थे, मेरे को एक वजह समझ में नहीं आई, वो थी इरॉस इंटरनेशनल। हालांकि इरॉस PLC में शायद 21% का उछाल था, उसका रब ऑफ देखने को मिला और इरॉस PLC के लिए भी कोई खबर सामने नहीं आई थी। अविनाश, इस स्टॉक को कैसे ट्रेड करूं या कैसे, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन इसने ऑलरेडी दिखा दिया है। हम कहते थे बॉलीवुड का प्रॉक्सी और बॉलीवुड बड़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इस देश की। पीछे वीकेंड पे कोई आशीष ऐसी कोई अच्छी पिक्चर तो रिलीज नहीं हुई ना हीरोज की जो हमने मिस कर दी है, वैसा तो
अविनाश कुछ मिस कर दिया हमने? नहीं, एक्चुअली अनिल जी ने सही कहा कि ये इवेंट ड्रिवन स्टॉक है। जब भी कोई पिक्चर की रिलीज के पहले ही इसमें थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली ग्लोबली इनकी जो पेरेंट कंपनी में जो उछाल आया था, शायद वही कारण होगा आशीष, क्योंकि अगर तो अभी वो परफॉर्मेंस आने वाली है, मतलब आ गई वो फ्राइडे को रिलीज हो गई। वो आपकी गलती नहीं है, पता नहीं मैच के चक्कर में। हाँ, किसने देखे? मतलब सब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बाकी सब चीज तो बेकार है। फिर वो जो इंटरनेशनल कंसर्न थी बैलेंस शीट को लेकर या अकाउंट कीपिंग को लेकर, वो सब खत्म हो गई कि अभी भी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि जब तक प्रॉपरली अर्निंग्स में स्ट्रांग रिकवरी नहीं आएगी, मेरे ख्याल से ये बिजनेसेस काफी थोड़े से वोलेटाइल है उनको फोरकास्ट करने में, प्रिडिक्ट करने में। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली ऐसे बिजनेसेस में इवेंट ड्रिवन ही होंगे, और जब भी कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आएगी तभी आपको ऐसे स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, मूवी रिलीज का इंतजार कर, मुझे तो पता है, याद नहीं आ रहा कौन सी। एक तो शाहरुख खान की फैन आने वाली है, वो एक बड़ी मूवी आने वाली है, रईस। उसका वो एक सॉन्ग देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मतलब रिकास्ट जो उनको करा है और वाकई उसके इमेज लुक, हाँ ऊपर आए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में आ गया। पर कपूर एंड सन्स आपने किसी ने नहीं देखी क्या? मुझे तो पता ही नहीं था रिलीज किसी ने नहीं देखी। चलिए, कम से कम मैच सब लोगों ने देखा है, ये बात तो पक्की है, तो और एंजॉय भी किया है। तो उम्मीद की जाए कि वही एक्शन आज मार्केट में बरकरार है। लेकिन प्रेस्टीज स्टेट्स, इसके चार्ट पर एक राय ले लूं फटाफट मानस आपसे। यूबीएस ने एक रिपोर्ट दी है मेरे ख्याल से, जी हाँ, यूबीएस ने रिपोर्ट दी है, 240 रुपए का लक्ष्य खरीदारी की राय उनकी है, और स्टॉक 2% मजबूत दिख रहा है। अच्छा, 240 का लक्ष्य दिया, 140 का भाव है, यानी कि 100 रुपए की अपसाइड प्रेस्टीज में बाकी है। यूबीएस के हिसाब से खरीदना चाहिए क्या? देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तब तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 300 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। 2 दिन पहले ही स्टॉक ने 130 के आसपास सपोर्ट किया, और जब फ्राइडे के सेशन में बाउंड बैक देखने को मिले तो वहां पर वॉल्यूम्स काफी बेहतर थे। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमने क्रैक रिसेंटली देखा है उसका एक रिएक्शन आएगा। पॉसिबल है स्टॉक 160 रुपए के लेवल्स टच करे, जो कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। लेकिन अभी बड़े टारगेट्स देना मैं नहीं समझता सही हूँ, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं दिखे हैं, केवल एक बाउंड बैक देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप प्ले कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस 130 रुपए के नीचे जरूर लगाएं। ठीक बात है, 130 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदें प्रेस्टीज स्टेट्स। आईडीबीआई बैंक 3% ऊपर दिखा है, प्री ओपनिंग सेशन में खुलते ही बताऊंगा कितना ऊपर खुलता है। मजबूती दिख रही है बाजार में, 55 अंकों की सेंसेक्स में और 15 अंक ऊपर निफ्टी नजर आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टिक के साथ, देखते हैं कौन से स्टॉक एक्सचेंज में रहेंगे। लग रहा है कि तेजी होनी चाहिए, आपको बैंकिंग शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, आईटी शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। पहले टिक 40 अंकों की मजबूती है सेंसेक्स में, और निफ्टी 15 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। अब सेंसेक्स से 65 अंक मजबूत, निफ्टी 20 अंक मजबूती के साथ 1/4% की मामूली तेजी के साथ शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने आज के सेशन की। मजबूत क्या है? टॉप 4 स्टॉक निफ्टी में चारों बैंक है, एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई और आईसीआईसी, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही बैंक्स मजबूत है। सन फार्मा 1% मजबूत, बीपीसीएल, गेल जैसे शेयरों में 1% का उछाल। सीमेंट मजबूत है, आधा से 1% की तेजी अंबुजा में है, अल्ट्राटेक में है, एससीसी में है, तो ये सारे शेयर मजबूत है। मेटल शेयरों में मामूली खरीदारी हिंडाल्को में दिख रही है। कमजोरी वाले शेयर बता दूं आपको, अदानी पोर्ट 2.25% नीचे, हीरो मोटोकॉप 1% नीचे, और एशियन पेंट्स में नुकसान है लगभग 1.5% के आसपास। इनफी 1% नीचे खुला है आज के सेशन में। अब आइए वायदा कारोबार में, टॉप लूजर है एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट, यहां पर थोड़ा नुकसान है। जस्ट डायल 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर और इन्फोसिस 2 डिफेंसिव शेयर जिन्हें आप मानते हैं, यहां कमजोर शुरुआत की हुई है। मजबूती के साथ खुले जैसा कि उम्मीद थी। पीसी ज्वेलर्स स्ट्राइक खत्म हुई है, 4% की मजबूती, वायदा कारोबार का टॉप गेनर इसके पीछे है आईडीबीआई बैंक, जिसके लिए 3 दावेदार सामने आ सकते हैं स्टेक खरीदने के लिए सरकार की, 3% की मजबूती। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 2.5% मजबूत। और अच्छा, औरोबिंदो फार्मा में अच्छी खरीदारी हो रही है, 2% ऊपर। जो यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है एक दवा की, उसका फायदा इसे मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसा शेयर मजबूत है। अच्छा, कुछ मिड कैप बैंक देखिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। आईओबी, कैनरा बैंक, ओबीसी, ये 1.5-2% मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच अच्छा, हम इधर बात कर रहे थे, 2 बड़े काम हो गए। पहला तो ये कि सेंसेक्स मार चुका है सेंचुरी, और दूसरा ये कि 25,000 के पार निकल चुका है। तो सेंसेक्स में मेरे ख्याल से 1 फरवरी के बाद पहली बार हम यहां पर सेंसेक्स में 25,000 का आंकड़ा देख रहे हैं। तो एक अच्छा लैंडमार्क हमने हासिल किया आज सुबह सुबह, और 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, 125 अंक मजबूत है बैंक निफ्टी, और 1% के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिख रही है। तो यहां पर शानदार खरीदारी बनती हुई दिख रही है, और बैंक निफ्टी भी इस जो रन चल रहा है तेजी का,
जो 6825 से निफ्टी में शुरू हुआ था, उसमें से हाईएस्ट लेवल पर बैंक निफ्टी अब आ चुका है। तो बेहतरीन खरीदारी का माहौल आशीष पूरे मार्केट में। बिल्कुल, अब ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम है। तो मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे 1.5% के आसपास का उछाल है। स्मॉल कैप्स में भी हम देख रहे हैं 0.5% के आसपास का मोमेंटम। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है। तमाम सेक्टरल पॉकेट्स हरे निशान में। आईटी सिर्फ एक ऐसी पॉकेट है जो ठंडा कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक जैसे अनिल हाईलाइट करें तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी कहा था आज वो पॉकेट होगी जो बाजार को स्ट्रेंथ देगी। 3/4% से ज्यादा के उछाल के साथ अब प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंकिंग स्पेस में हम देख रहे हैं आज खरीदारी आती हुई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, ऑटो और खास तौर पे एफएमसीजी में आप जब देख रहे हैं बाइंग लौटती हुई। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एम्फेसिस की हमने बात करी थी, शायद एक डिस्काउंट पे वो डील होती हुई नजर आया। ब्लैकस्टोन स्टेक खरीदे तो बीते हफ्ते के अच्छे मोमेंटम के बाद 5% के आसपास ही कमजोरी है। इरोस इंटरनेशनल हमने बात करी अभी कि फ्राइडे को बहुत तगड़ा मूव आया था 10% के आसपास, अब वो 2% के आसपास ही कमजोरी है। इनफैक्ट एवीजी शिपयार्ड भी फ्राइडे को आपको याद होगा 16% का उछाल आया था, तगड़ा मोमेंटम आया था अचानक इस काउंटर में। 1.5% के आसपास ही कमजोरी है। ल्यूपिन बीते हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक कहना चाहिए, जिस तरह से पिटाई हुई थी निगेटिव सेंस में मैं कह रहा हूं, 16% के आसपास ही कमजोरी आई थी और आज भी शुरुआत हुई है 0.5% के दबाव के साथ। तो अभी भी कोई रिस्पाइट नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे इस स्टॉक से दूर रहना ही बेहतर होगा। वोल्टास, गौरव ने कहा था कि कुछ कॉल बनता नहीं है, आपकी सीन्स पर 0.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। अच्छा मूव आया था फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन वो सस्टेनेबल नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो अच्छे मोमेंटम है। इसके अलावा खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में अनिल ने हाईलाइट भी करा था 5% के आसपास की मजबूती है। पीसी ज्वेलर्स, श्रीनोजन कंपनी, टाइटन कंपनी, वो 16-17 दिन के स्ट्राइक के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल प्ले तो बनता है। और पीसी जिसकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है काफी लंबे अरसे से, 4.5% और गेंस को लीड करता हुआ। आईडीबीआई बैंक एक्सपर्ट्स की पिक भी थी और साथ साथ यहां पे कहा जा रहा है हिस्सेदारी खरीदते हुए कुछ दिग्गज निवेशकों का नाम सामने आ रहा है, इन्वेस्टर्स का नाम सामने आ रहा है। 4-4.5% के उछाल के साथ इस समय अकाउंट का कामकाज करता हुआ। मार्क्सन्स फार्मा हम लोगों ने डिस्कस करा था, 2.5% के आसपास के उछाल इस काउंटर में भी इस समय देखने को मिल रहा है। कुछ और चुनिंदा स्टॉक्स जो हरकत में। परसिस्टेंट सिस्टम आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। मेरी स्क्रीन पे 16-17% के उछाल के साथ इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ, तो इससे आप रडार पे रखें। कुछ खबर तो अच्छी है नहीं, बहुत स्मार्ट और सस्ता। न्यूज सुना है? नहीं, मैंने कोई न्यूज इसके बारे में नहीं सुनी, लेकिन 16-17% के आसपास का उछाल यहां पर है। सद्भाव इंफ्रा 5%, जेके लक्ष्मी सीमेंट 5%। तो इंफ्रा सीमेंट स्टॉक्स में जो बाइंग थी वो कंटिन्यू होती है आपको नजर आएगी। गीतांजलि जन जैसे काउंटर में भी 4-5% के आसपास का उछाल। तो ये तेजी के माहौल वाले स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। अच्छा, कुछ बड़े सौदे होते दिख रहे हैं वो बता दूं। कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक आप रखिए रडार पर। 20 और 4 24 25 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में। बीएसई पर देखिए वॉल्यूम 25 लाख शेयरों का आपको दिखेगा। 2.5 मिलियन जिसे हम कहते हैं वो नजर आएगा आपको, और ये हुआ है 659.75 रुपए पे। तो लगातार पिछले हफ्ते भी मैं देख रहा था कोटक महिंद्रा बैंक में काफी बड़े बड़े कारोबार होते हुए दिखे थे। भारतीय इंफ्राटेल में एक बड़ा सौदा हुआ है 3.25 लाख शेयरों का, 380.50 रुपए में। एक और बड़ा सौदा हुआ है एनएससी पर, वो हुआ है वक्रांगी में, यहां पर 3 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है 214.20 पर। यहां पर एक बड़ा ट्रेड हुआ है। तो बड़े ट्रेड होने का सिलसिला बरकरार है। लेकिन 7,633 की निफ्टी पर क्या ट्रेड बने अब इन लेवल पर आज इस वक्त, गौरव बताएं। ये थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखेंगे काफी एक मोमेंटम आ चुका है। 120 पॉइंट पर हम लोग मूव कर चुके हैं 2 दिनों में। तो थोड़ा डिप्स अगर वेट करेंगे तो बेहतर होगा। अगर किसी को बाय करना ही है तो एक बार 7590 से आप स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। आपके इमीडिएट टारगेट जो होंगे वो 7680, 7700 होंगे। बट मैं फिर ही प्रीफर करूंगा कि एक बार थोड़ा डिप्स आएगा उसमें अगर बाय करेंगे तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगी। ओके, कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। रिको इंडिया, इसे जेड ग्रुप में ट्रांसफर करा गया है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। रिको इंडिया 5% के आसपास की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। इंडियाबुल्स हाउसिंग जिसे क्रेडिट स्विस ने अपग्रेड करा था, तो मैं 1.5 से 2% के आसपास के उछाल के साथ ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। माइनस, लेकिन आईडीबीआई बैंक में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए एक स्मार्ट रैली हमने करीब 48 रुपये से 70 रुपए के आसपास तक देखी थी। करीब पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, कंसोलिडेशन देखा गया और आज स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो ये सब तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक स्टॉक के लिए पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिले जिसमें स्टॉक 76 तक के लेवल्स टेस्ट करे। तो ट्रेडर के तौर पे बिल्कुल आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, इसलिए आपको स्टॉप लॉस 68 रुपीज के नीचे जरूर रखना है।
पीसी ज्वेलर्स आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, 3-3.5% मजबूत अभी भी है। ओपन इंटरेस्ट 20,000 शेयरों से बढ़ा है। कोई ट्रेड बनता है, छोड़ दे। फिर भी कहूँगा अभी यहाँ से जो आपने कहा एक न्यूज आई थी उसके ऊपर रिएक्ट कर चुका है। सस्टेनेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सस्टेन होता है या नहीं होता है। काफी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो मेरे हिसाब से एक ट्रेड अगर मिस होगा तो बेहतर होगा। ओके, कुछ बजिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। एक ऐसी पॉकेट जो आमतौर पर शायद हमारे रडार पे आती नहीं है, वो है बाइसिकल मैन्युफैक्चरर्स। तो हर्कुलीज हॉइस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा 12% के उछाल के साथ। एटलस साइकिल में 7 से 8% के आसपास का उछाल आता हुआ। तो ये दोनों लिस्टेड कंपनीज में तगड़ा मोमेंटम है। एक और कंपनी जो शायद जिसमें कुछ हद तक इस कारोबार का झलक आती है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अगर वो स्क्रीन पर आए आपके। लेकिन अविनाश, क्या आप इस पॉकेट को ट्रैक करते हैं क्या, इन लिस्टेड कंपनीज को? नहीं, मुझे लग रहा है कि साइकिल कंपनी या इलेक्शन आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी जानी भी जाती है। आशीष, साथ में मैं देख रहा था हीरो मोटो को 1% नीचे लोग बाइक बेच कर साइकिल तो नहीं। आई थिंक ये सारे शेयर में मुझे लग रहा है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आशीष वुड बी अ बेटर प्ले, क्योंकि इनके मेरे ख्याल से साइकिल के अलावा इंश्योरेंस का बिजनेस भी काफी होल्डिंग कंपनी है ना। एग्जैक्टली। तो इन्होंने काफी अच्छी डील इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अभी रिसेंटली की थी। काफी अच्छा पैसा कंपनी को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि एटलस साइकिल या हर्कुलस हॉइस में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ये हाईली इनलिक्विड स्टॉक्स है। आई थिंक ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक अच्छा वेल कवर्ड स्टॉक है, इंस्टीट्यूशनल फेवरेट भी है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में कहीं ना कहीं डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वैल्यू अच्छी बनेगी। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट बेटर स्टॉक है, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक स्पेस जहां पर बिकवाली शुरू हो चुकी है वो है फार्मा की। और गौरव बताएं अब कहां पर बिकवाली करनी चाहिए वायदा कारोबार में? लुपिन 2% नीचे, ओपन इंटरेस्ट में 1.5% की बढ़त। वोखार्ड 1% नीचे, 1% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। सेम सिचुएशन डॉक्टर रेड्डी में 1% नीचे है और 1% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त। तो थोड़ी थोड़ी मंदी की पोजीशन आज सुबह सुबह यहां बनने लगी है। क्या कहीं कोई मौका है नई शॉर्ट पोजीशन बनाने का? देखिए, डॉक्टर रेड्डी एक लग रहा है कि आप 3200 के आसपास में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस उभरते हुए आ रहा है। तो अगर किसी को करना है तो आप उसमें शॉर्ट्स थोड़े से बना सकते हैं, अग्रेसिवली तो नहीं कहूंगा। वोखार्ड फार्मा काफी वोलेटाइल है वीक, लेकिन अगर आप पुट्स बाय करेंगे तो वो एक ज्यादा सेंसिबल ट्रेड होगा, तो आप वो एक उसमें नजर रख सकते हैं। और अगर सन फार्मा जैसे अभी आपने देखा कि 2-3 दिनों से वीक है, तो अगर ये वापस 820 के नीचे अगर आता है तब आप इसमें 10-15 रुपए के स्टॉप लॉस आप कर सकते हैं। प्रोबेबली 780 तक आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। वायदा बाजार में लुपिन 2.5-3% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। फ्राइडे को 7% इस काउंटर ने झटक दिया था, तो ये इन 2 दिनों में भी 10% के आसपास और गवा दिए हैं इस काउंटर ने। BHEL, लेकिन मानस फ्राइडे को अच्छी बाइंग मोमेंटम था, अगर मैं सही हूं। आज फिर कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ 110-112 के जोन्स पर है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, BHEL में अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटम 95 और 90 की रेंज में बना है। हाँ। और जिस तरह डेली चार्ट्स पे हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हर गिरावट में स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 102 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस आपको 102 ही रखना है। अपसाइड की अगर बात करें तो जो पहला टारगेट आता है वो कम से कम 121 रुपए आता है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। बट अगर हम पैटर्न को देखें तो चांसेस ज्यादा लगते हैं कि स्टॉक 121 के लेवल्स ब्रेक करके कोशिश करेगा 135-137 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। इसलिए आपका नजरिया अगर 1 से 2 मंथ का हो तो भी आप भेल में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, ITD सीमेंटेशन, ये स्टॉक भी सुबह सुबह 7% ऊपर है, अभी 7.5% ऊपर है। ट्रैक करते हैं अविनाश आप इस स्टॉक को, ITD सीमेंटेशन? इनफैक्ट नंबर्स Q3 के काफी अच्छे आ गए थे। अच्छा। इनफैक्ट काफी बड़ा प्रॉफिट जंप आया था, और इसकी ऑर्डर बुक भी अगर हम देखें अनिल जी तो काफी बड़ी है, करीबन 3,500-4 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक। क्या कारोबार है इसका? ये बेसिकली टनलिंग में है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में है। मेरे ख्याल से एक ऑर्डर बुक ज्यादातर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का मिक्स है, तो आई मीन MNC है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 67% MNC होल्डिंग है और काफी इलिक्विड स्टॉक है। लेकिन जिस प्रकार का ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी फंड्स है, जैसे HDFC है, इन्होंने भी काफी अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की है। तो आई वुड सजेस्ट दैट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ऐसे शेयर में अगर कोई निवेश करता है तो अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। आई थिंक 1-2 क्वार्टर्स के बाद आपको शायद और थोड़ा अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांगली देखने को मिल सकता है। रिवर की क्लीनिंग वीनिंग और बैंक्स बनाने की बात है अगर, तो उसमें इस कंपनी का नाम आता है, क्योंकि आपको याद होगा गुजरात में ये काम हुआ था अहमदाबाद में, वो इसी कंपनी ने एग्जीक्यूट करा था। उसके बाद से गंगा क्लीनिंग वगैरह की जब भी बात आती है स्टॉक में कुछ हाल देखने को मिलता है। हालांकि आज तो खैर 9% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ।
लेकिन इसके अलावा इंडियाबुल्स हाउसिंग अब 3.5% का उछाल क्रेडिट स्विस के अपग्रेड के बाद। इंडिया सीमेंट्स गौरव ने पिक बोला था और आज 2% की मजबूती के साथ यहां पे कामकाज देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को मेरे ख्याल से फ्राइडे को टॉप गेनर्स में वेदांता और हिंडाल्को थे निफ्टी के। आज भी हिंडाल्को में बाइंग कंटिन्यू होती हुई 1.5-2% के आसपास की। गौरव ने कहा भी था मोमेंटम है, मोमेंटम को प्ले अप करें उस लिहाज से। लेकिन मानस, हिंडाल्को में क्या करना चाहिए, कितना और अपसाइड नजर आता है? देखिए, दोनों ही स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं। प्रेफरेंस डेफिनेटली वेदांता को रहेगी, लेकिन फिर भी हिंडाल्को के अगर आप चार्ट देखिए तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 86 के आसपास था, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है। तो अगर हम ट्रेडिंग कॉल लेते हैं तो 90 रुपए तक के टारगेट सेट करें, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और अपना स्टॉप लॉस 85 रुपीज 30 पैसे के नीचे लगाएं। ओके, चलिए गौरव जी, आपको बधाई। 2% ऊपर है आपका स्टॉक इंडिया सीमेंट, चलना शुरू हो चुका है। हालांकि बिल्टअप अभी उतना नहीं हुआ है, 15,000 शेयरों का ही हुआ है। 82 रुपए 80 पैसे फ्यूचर का दाम है। फ्यूचर एक बार आपके सामने लेकर आते हैं, खरीदने का सही वक्त है ये? जी बिल्कुल, लग तो रहा है। अगर आप थोड़े बहुत रिस्क ले सकते हैं तो आप 77-78 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी बिल्डअप होना आना बाकी है। आप अगर वीजा भी कंपेयर करेंगे एसीसी को या अंबुजा सीमेंट्स को करेंगे, अंबुजा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे बहुत अग्रेसिवली लॉन्ग हुए थे, तो अब वहां पे थोड़ा एग्जॉशन डेफिनेटली देखने मिलेगा कि 10% ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ काउंटर्स है उसमें इंडिया सीमेंट एक सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में से दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी सेंस तो बनता है भाई। ओके, बाजार में इस समय जो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं अपसाइड में वो HDFC, जहां पे हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग फ्राइडे को आती हुई देखी थी। आज बोर्ड बैठा है इंटरिम डिविडेंड के लिए। FMCG में ITC का बड़ा तगड़ा कंट्रीब्यूशन आता हुआ, यहां पे हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी, और ध्यान रखें वेटेज के लिए आज से बड़ी मजबूत कंपनी है। सन फार्मास्यूटिकल्स में अब हम देख रहे हैं अच्छे गेन्स आते हुए। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, तो पूरा बैंकिंग स्पेस के दिग्गज इस समय बाजार में पॉजिटिव साइड में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ऑयल एंड गैस स्पेस अनिल ने बात भी करी थी, हरकत में रह सकती है। रिलायंस, उसमें आज देखिए आप अच्छे मूव्स दिखाता हुआ। लेकिन अविनाश, ITC बीच में जिस तरह की तगड़ी पिटाई हुई थी उसके बाद बड़ी फंड्स की बाइंग होती हुई नजर आई, बड़ी अपग्रेड्स की रिपोर्ट्स आई कि इसमें सारे नेगेटिव्स प्राइस्ड इन है। अभी भी इस भाव के आसपास क्या लगता है आपको सर? 330 पे अट्रैक्टिव है? मुझे लग रहा है लंबी अवधि के लिए आज नहीं, आई थिंक लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ हमने नेगेटिव काफी टाइम तक देखा है, मेरे ख्याल से जब तक वो टर्न अराउंड नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से सेकुलर ग्रोथ जो हम कहते हैं, क्योंकि अभी भी सिगरेट बिजनेस इनके लिए काफी बड़ा है। FMCG या होटल का बिजनेस आप देखो तो वो अभी भी इतना बड़ा नहीं है। मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि उसका शेयर ओवरऑल रेवेन्यू पाए में बढ़े, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो आशीष, मुझे कोई ऐसी बड़ी अर्निंग सरप्राइज आएगी ऐसा नहीं लग रहा है। वैसे ITC को बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, कोई नेस्ले की मैगी का जाना। मार्केट शेयर लगातार ईपी के इंप्रूव हो रहे हैं। लास्ट रिपोर्ट कहती है कि 30% से 40% मार्केट शेयर अब इस कंपनी के पास है। जिनको खाना है वो कुछ तो खाएंगे अब। अभी तक मैगी का बियॉन्ड कोई टेस्ट नहीं करता था। तो अब लोगों ने ट्राई करना शुरू किया। हाँ, मौका मिला लोगों को बाकी प्रोडक्ट टेस्ट करने का। चलिए, आप तीनों से विदा लेने का वक्त है। मानस, गौरव और अविनाश, शुक्रिया आपका हमारे लिए आज सुबह वक्त निकालने के लिए, राय देने के लिए अपनी। और बता दें आपको कि CNBC आवाज पर जल्द शुरू होने वाला है एडवाइजरी का सबसे बड़ा महासंग्राम। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स के इस महामुकाबले में कौन होगा प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप सीजन 1 का विजेता, किसे मिलेगा इंडिया का बेस्ट एनालिस्ट का खिताब। जानने के लिए डाउनलोड करें एडवाइजरी मंडी मोबाइल ऐप। और अब आपके पास भी है मौका दर्शक के तौर पर 8 लाख रुपए तक के इनाम जीतने का। और आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको भी यही मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, advisorymandi.com। और एक बात बता दें आपको कि दर्शक के तौर पर आपके लिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी नहीं है। और बाजार इस बीच है 115 अंक ऊपर सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 30 अंकों की मजबूती। दमदार शुरुआत के बाद स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं बाजार, और बैंक निफ्टी में लगभग 90 अंकों की मजबूती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब से। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। फरवरी का महीना बजट के बाद बड़ा सरप्राइजिंग और पॉजिटिव रहा है, बेहतरीन तेजी हुई है और दमखम बाकी है सर, कुछ और बढ़ेंगे ऊपर हम? देखिए अनिल, मॉर्निंग का मेरा उम्मीद था कि ये 7550 7600 निफ्टी के यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस होगा निफ्टी का, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स अभी तक बहुत ज्यादा बदल नहीं चुका है। लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में ये रैली अभी भी चल रहा है। और आप इंडिया का रैली जो हुआ है 10% 11% हमारे लोज से, ये सबसे तगड़ा रैली नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में जितना रैली हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा ब्राजील का। ब्राजील डीप रिसेशन में है, जहां पे GDP ग्रोथ 3.5% नेगेटिव है,
उस मार्केट ने अपने लो से जनवरी का जो लो था वहां से 35% ऊपर है। 35% रैली हुआ है ब्राजील के मार्केट में, जहां पे इकोनॉमी एकदम टूट चुका है। हमारा तो 7% ग्रोथ है, वहां पे 3.5% घट रहा है जीडीपी ग्रोथ। तो जो मार्केट डीप रिसेशन में है वो 35% जब रैली कर सकता है, जहां पे सबसे अच्छा ग्रोथ है दुनिया में, वो 10% रैली, मैं मानता नहीं हूं कि बहुत बड़ा रैली है। रैली अभी भी चल रहा है और नियर टर्म में 7600 के ऊपर जब क्रॉस कर चुका है, आपको चार्टिस्ट लोग बताएंगे कि 7700 7750 तक नियर टर्म रैली हो सकता है। टॉप से 9000 से जो करेक्शन हुआ है वो 2200 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। इसका 50% रिट्रेसमेंट भी होता है तो मार्केट 7900 8000 तक पहुंच सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मेरे टारगेट्स है और प्रेडिक्शंस है, लेकिन हो सकता है कि ग्लोबल रैली अगर चलता रहे तो इतना पावरफुल भी ये पुल बैक रैली हो सकता है। लेकिन अभी भी फंडामेंटल फैक्टर्स को देख के मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल चेंज अभी तक मार्केट में नहीं हुआ है, ये अभी भी एक पावरफुल पुल बैक रैली मानना चाहिए। चलिए, तो पावरफुल पुल बैक रैली है शायद। ये हमने बजट के बाद से जिस तरह से मूव्स देखे और अब तो लोअर लेवल से शायद 9 से 10% के आसपास का उछाल, तो बजट और साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट्स और खासतौर पे उभरते बाजार यानी कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो तेजी आई है उसका भरपूर फायदा भारतीय बाजारों को मिला है। और अपने निकटतम जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उससे तो अभी भी हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद फर्दर लेग्स हैं इस मोमेंटम के। लेकिन उद्यन सर, अब सबकी नजरें हैं खासतौर पर जो स्मॉल सेविंग्स में कट आया और बजट के बाद से उम्मीदें बढ़ गई थी जब वो फिस्कल कंसोलिडेशन या उस रोड मैप को फॉलो करने की वित्त मंत्री साहब ने बातचीत करी थी, तो सब होपफुल थे कि शायद अगले दिन सुबह ही ब्याज दर में कटौती का अनाउंसमेंट आएगा। और अब तो ये फ्राइडे को जो अनाउंसमेंट आया है स्मॉल सेविंग्स को लेकर जो कटौती आई है, क्या लगता है सर इसके बाद 5 अप्रैल को क्रेडिट पॉलिसी के दिन गवर्नर साहब एक तगड़ा रेट कट दे सकते हैं? 25 अभी तक हमने क्या डिस्काउंट करा है और क्या फर्दर लेग्स हैं अब इस मोमेंटम के इस होप में? देखिए, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट फुल्ली डिस्काउंटेड हो चुका है बॉन्ड मार्केट में। आप बजट के दिन का बॉन्ड डील देखेंगे, मेरे ख्याल से 7.82 था लगभग, आज वो रेट 7.5% हो गया, 7.5% मेरे ख्याल से इस मॉर्निंग का बॉन्ड बेंचमार्क बॉन्ड डील है। तो 30-32 बेसिस पॉइंट्स का तो बॉन्ड मार्केट ने ही अपना रेट कम कर दिया। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो, उससे ज्यादा तो बॉन्ड मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। तो अगर वो नहीं आता है तो मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ होने की आशंका है। अभी 25 बेसिस पॉइंट मेरे ख्याल से तो आरबीआई गवर्नर करेंगे ही, ये मेरे भाषा में डन डील है, ये हो गया है। अभी 50 बेसिस पॉइंट होगा कि नहीं, होने की उम्मीद है, क्योंकि काफी जो इन्फ्लेशन मैट्रिक्स है, बॉन्ड मार्केट यील्ड्स है, स्मॉल सेविंग्स रेट है, ये सब कुछ देख के, फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, सब कुछ देख के मुझे लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होने की भी एक संभावना है। काफी हद तक और कुछ हद तक मेरे ख्याल से वो भी प्राइस्ड इन है, लेकिन थोड़ा बहुत रैली हो सकता है अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है 5 अप्रैल को। क्या ये हमारे इकोनॉमी को पूरा टर्न अराउंड कर देगा वो रेट कट? मुझे लगता नहीं है ये हो पाएगा। सेंटिमेंट के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मटीरियली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे अर्निंग्स में नहीं होने वाला है ये रेट कट से, और काफी हद तक इसको प्राइस्ड इन भी हो चुका है। तो मेरे बुक में ये रेट कट सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है मार्केट के लिए। अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बड़े मुद्दे दो है। एक है ग्लोबल रिस्क ऑन कब तक रहेगा, या कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से फिर से रिस्क ऑफ ट्रेड शुरू हो जाएगा और एफआई का बिकवाली शुरू हो जाएगा। और दूसरा मुद्दा हमारे अर्निंग्स का पिक्चर अप्रैल में क्या होगा, क्या हम अप्रैल में थोड़ा सा बेहतर अर्निंग्स का पिक्चर दिखा पाएंगे? अगर ये दोनों मुद्दे पे हम स्लिप कर गए, ग्लोबल मार्केट्स और अर्निंग्स, मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, रेट कट आए तो भी। तो अर्निंग में तो सुधार की उम्मीदें कम है, ग्लोबल मार्केट्स पर नजर आएगी। लेकिन सर, एक सेक्टर और इन शेयरों को हम बड़ा सेफ, डिफेंसिव, अच्छा समझते थे कि इनको पोर्टफोलियो में रखो, 5-10 साल भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वो है सारी फार्मा कंपनियां। पहले तो छोटी फार्मा कंपनियों में दिक्कतें आती थी, अब तो बड़ी फार्मा कंपनियों के शेयर भी एक एक दिन में ऐसे गिर जाते हैं जैसे वो मिड कैप शेयर हो। क्या करें? जिन लोगों ने बड़ा भरोसा कर इन्हें ब्लू चिप समझ के पोर्टफोलियो में रखा है, वो क्या करें? और क्या अगर कोई नई खरीदारी करना चाहता है इन तमाम फार्मा शेयरों में जो इतने गिरे हैं, तो क्या खरीदना चाहिए? देखिए, पहले एक प्रॉब्लम था अनिल बैंक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, वो था यूएस एफडीए। अभी 2 प्रॉब्लम हो गए, हमारे गवर्नमेंट भी जुड़ गए वो प्रॉब्लम में। तो अभी वहां से यूएस एफडीए का हैंगओवर है और यहां से गवर्नमेंट बैन करते जा रहे लगातार ड्रग्स को। ये दोनों के बीच में स्क्वीज्ड हो गया फार्मास्यूटिकल सेक्टर। पहले वैल्यूएशन उनके बहुत रिच थे, पी मल्टीपल 25-30 के ऊपर काफी फ्रंटलाइन स्टॉक्स में। इस लेवल के पी मल्टीपल जब होते हैं
और दो बड़ा रिस्क सामने आ जाता है तो इसका एक ही नतीजा होता है कि वैल्यूएशन कम होते जाता है। और एग्जैक्टली यही हो रहा है फ्रंटलाइन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में। तो अभी मैं कहूंगा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में वैल्यूएशन का जो कंप्रेशन हो रहा है वो लगातार चलता रहेगा और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो एज अ सेक्टर इस पे लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन वो टाइम आ गया अभी जब आप फार्मास्यूटिकल को एक सेक्टर की तरह ना देख के एक स्टॉक पिकिंग में चले जाएं, क्योंकि अभी वो टाइम आ गया कि काफी करेक्शन हो चुका है। अभी लोगों को बैठ के देखना पड़ेगा ये जो स्टॉक में देख रहा हूं इसमें यूएसएफडीए रिस्क क्या है और इसमें इसका जो डोमेस्टिक ड्रग प्रोफाइल है इसमें बैन ड्रग्स कितने हैं और कितने होने की आशंका है। ये एनालिसिस करने के बाद अगर कोई फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सेल ऑफ के कारण आपके जो स्टॉक हाथ में है जिसमें यूएसएफडीए रिस्क कम हो या डोमेस्टिक लिस्ट का बैन होने का आशंका कम हो, वो स्टॉक भी नीचे आ जाता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा अनिल। मेरे ख्याल से आपको 5 से 8 स्टॉक ही मिलने वाला है ये फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जिसमें ये दो रिस्क अभी कायम नहीं है। तो जैसे डोमेस्टिक में देख लीजिए आप इप्का, ग्लेनमार्क, वोखार्ड, ये सब पे डोमेस्टिक बैन्स का आशंका है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इसमें यूएसएफडीए का बहुत बड़ा खतरा है। तो आप इसको छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से ऑरोबिंदो फार्मा में उतना डोमेस्टिक ड्रग बैन का खतरा नहीं है। तो आपको अभी शॉर्ट एंड शिफ्ट करना पड़ेगा और आपको एक दो गिने चुने स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडली मैं कहूंगा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अंडरवेट रहना चाहिए। 2-3 गिने चुने अच्छे स्टॉक को चुन के आप पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अच्छा सर, सीमेंट पर आपसे राय लेना चाहता हूं। स्टार परफॉर्मर होता दिखा है पिछले हफ्ते का और अच्छी तेजी इन तमाम सीमेंट शेयरों में बन रही है। खरीदना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर अगर खरीदना चाहते हैं, ढंग के क्वालिटी शेयर मिलते नहीं है, क्या एक प्रॉक्सी प्ले समझकर इन सीमेंट शेयरों को खरीदें? देखिए, रोड सेक्टर अच्छा कर रहा है अनिल, जो हमें सबको पता है, और इसी के कारण हम सीमेंट में बहुत दिन के बाद वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। आप 2015 की एक्सपीरियंस देख लीजिए, सीमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल था नहीं और उसी के कारण प्राइसिंग पावर बिल्कुल जीरो हो गया था सीमेंट कंपनीज का। जनवरी और फरवरी का एक्सपीरियंस दूसरा है। जनवरी और फरवरी में सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ 10% से ज्यादा है। बहुत क्वार्टर के बाद हम ऐसा वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं और उसी के चलते हुए हमने एक प्राइस हाइक देखा है और अभी तक वो प्राइस रोल बैक नहीं हुआ है। तो 2 एडवांटेज आ गया, वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ गया रोड सेक्टर से मेरे ख्याल से, और प्राइसिंग पावर थोड़ा सा सीमेंट में वापस आ गया है। और 2015 खराब साल था सीमेंट क्षेत्र के लिए, इसीलिए वहां पे कॉस्ट कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गया था सीमेंट कंपनीज के लिए, तो कॉस्ट उन्होंने बहुत कम कर दिया और 2016 के शुरू में उनको वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस ग्रोथ दोनों मिल गया। तो अभी मार्जिन एक्सपेंशन का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आ गया। मेरे ख्याल से आप इस क्वार्टर में देखोगे उनका एबिटा परफॉर्मेंस सीमेंट कंपनीज का काफी अच्छा होने की संभावना है और यही समझ के काफी सीमेंट स्टॉक्स 8-10% रैली हो चुका है। लेकिन ये रैली अभी शुरू हुआ है, तो लार्ज कैप जो कंपनीज है एसीसी अंबुजा वो लीड कर रहा है इसको। मैं कहूंगा कि एसीसी अंबुजा कुछ और दिन बढ़ सकता है, लेकिन इसका वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है, $170-175 पर टन है। आप मिड कैप सीमेंट पे देखिए, जहां पे प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं वहां पे भी वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इतना स्ट्रेच नहीं है जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट, उदाहरण के तौर पर मैं 2 स्टॉक दे रहा हूं। ये सारे स्टॉक्स में आप देखोगे प्रोस्पेक्ट अभी इंप्रूव किए हैं, लेकिन वैल्यूएशन $75 टन है, $175 टन नहीं है। तो मेरा सजेशन होगा, अगर आप मानते हो 2016 सीमेंट के लिए अच्छा होगा तो आप मिड कैप सीमेंट में देखें, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कम्फर्ट है। ओके, उद्यन सर, बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो निफ्टी में शायद थोड़े से और फर्दर लेग्स हो, मोमेंटम हो 7700 7750 तक जाता हुआ नजर आए, क्योंकि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्क ऑन ट्रेड्स आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजार भी कैचअप करते हुए नजर आए। बैंक्स में बाजार होपफुल होता हुआ कि शायद दरों में तगड़ी कटौती होगी, तो शायद बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू करे। हमने 2 फार्मास्यूटिकल और सीमेंट स्पेस की बात करी। फार्मा में आपको बेहद सिलेक्टिव होना होगा। डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोजर, यूएसएफडीए की गाज जहां पे कम गिरे तो उनमें शायद ऑरोबिंदो फार्मा जैसे काउंटर्स। सीमेंट में मिड कैप शायद एक कैचअप रैली प्ले अप करते हुए नजर आए, अभी भी दम कम है, और उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट, दालमिया भारत सीमेंट जैसे कुछ चुनिंदा काउंटर्स हो सकते हैं जो इस समय अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों में। लेकिन इस समय 1/3% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज, निफ्टी कंफर्टेबली 7600 के ऊपर ही कामकाज, 7630 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड्स, बैंक निफ्टी में 2/3% के आसपास का उछाल। लेकिन अब हमारे साथ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशंस के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब जुड़े हैं। राहुल जी आए, स्वागत है सीएनबी से आवाज पर आपका।
9 से 10% का मोमेंटम ऑफ लेट भारतीय बाजारों में सरप्राइज किया है आपको, और अब क्या कर रहे हैं बाजार में इन लेवल्स पर सर? नहीं, आई थिंक सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं था। अनिल जी जानते हैं मैं परपेचुअली बोल रहा हूँ। आई थिंक ये जो आपको बजट का दिन का जो बॉटम मिला है वो मल्टी ईयर बॉटम होगा। आई डोंट थिंक दैट विल बी मल्टी ईयर बॉटम होगा। जिस दिन बजट अगर ये जो अगर 10-12% का मूव निफ्टी में नहीं आता, तो जिस दिन अगर आप 28 फरवरी को चले जाएं तो मार्केट में एक एप्रीहेंशन सा था कि 63-6400 निफ्टी पे आ सकता है, पर ये जो 10-12% का मूव आया है मार्केट में, वो उसने उस लेवल को काफी हद तक नेगेट कर दिया, ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी कर दी है। मैं ये नहीं कहता कि वो लेवल रीटेस्ट नहीं हो सकता 6800 6850, पर मुझे लगता है कि वहां पे एक्चुअली इट कुड पोटेंशियली बी अ मल्टी ईयर बॉटम, प्राइमरीली बिकॉज मोस्ट ऑफ आर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स टेल अस कि उन्होंने FY17 के जो अर्निंग्स हैं वो वर्चुअली राइट ऑफ कर दिए हैं, 10 से 13% के बीच में आएंगे। उन्हें लगता है कि FY18-19 में अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है, और वैल्यूएशंस मोस्टली फ्रंट लाइन स्टॉक्स में इससे ज्यादा कम नहीं हो सकते। तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस लग रहा है कि ये जो 10 से 12% का मूव आया है, दिस इज हियर टू स्टे। करेक्शंस आएंगे, यूज इट टू बाय, पर मुझे नहीं लगता कि वो लेवल 6800 6850 का काफी एक आध साल तक, I don't think it will break till, let's say, Modi goes for re-election in 2019. अरे वाह, चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तो ऐसा ही बॉटम क्या वो 13,700 के आसपास बैंक निफ्टी में भी बना है? जी बिल्कुल अनिल जी, और आपको याद होगा कुछ 1-1.5 महीने पहले हमारी जब बात हुई थी, मैंने कहा था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर रिलेटेड बैंक्स हैं उनमें ज्यादा प्रेफरेंस होगा एज अपोज टू रिटेल सेक्टर। आप देख रहे हैं एक्सिस एंड ICICI हैव आउटपरफॉर्म्ड HDFC बैंक, कुछ ही हफ्तों पहले उन्होंने 52 वीक लो बनाया था। तो आई थिंक बैंक निफ्टी पे ओवरवेट रहना करेक्ट बनता है, पार्शियली बिकॉज जिन बैंक के CFOs या CEO से मैं खुद मिला हूं पिछले एक आध महीने में, सब ने कहा है कि Q1 से फर्स्ट हाफ ऑफ FY17 तक उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन होगी, जब तक गवर्नर राजन की रिन्यूअल आती है, कि पूरा क्लियर आउट कर दें उनके जाने से पहले। हालांकि उनको एक्सटेंशन मिल सकता है, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। पर अगर आप वो माइंडसेट लेके चलें कि अगले 2-3 क्वार्टर में ये पूरा खराब हो जाएगा, तो देन यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि मैं क्या भाव पे खरीदूं। 180-190 पे आपको ICICI बैंक का सिर्फ अगर आप कॉर्पोरेट बुक देखें, रिटेल और सब्सिडरी वैल्यूएशन हटा के, तो आपको 0.3-0.4 टाइम्स बुक पे मिल रहा था। तो उससे अगर आपको सस्ता चाहिए तो आई थिंक markets are not the right place for you. So I think relatively, I think private sector, corporate related banks and even some of the public sector larger banks like SBI and Bank of Baroda, अगर आपको ये लेवल पे या इससे 10-15% अगर समझो कोई करेक्शन आ गया, ऑलमोस्ट लीनियर फैशन में 10-12% की मार्केट रैली आई है, तो आपको डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। तो मतलब सिर्फ रेट कट नहीं, जो ऑफलेट एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, बैंक्स जो स्ट्रेस डाल रहे हैं प्रमोटर्स पे, तो शायद प्रमोटर्स भी अब पैसा निकाल रहे हैं। मैं भूषण स्टील की स्टोरीज पढ़ रहा था, किस तरह से बैंक स्क्वीज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एसेट्स बिकवा रहे हैं उस कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा। आपने कहा FY17 की अर्निंग्स को राइट ऑफ कर दिया है, यानी कि इंडिया इनका परफॉर्मेंस अभी शुरुआत होने में, बेहतर होने में, इंप्रूवमेंट होने काफी समय लगने वाला है, और बाजार इस बात को डाइजेस्ट कर चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे लिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा संभावना नहीं है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट 6-8 मंथ्स ऑफ FY17 कुछ होना। रूरल सेक्टर अभी भी थोड़ा स्ट्रेस में, अगर मानसून अच्छा आ भी गया तो उसका फायदा आपको Q3 FY17 एंड बियॉन्ड में दिखने लगेगा। फार्मा आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें भी थोड़े इश्यूज हैं। तो आई थिंक हर एक सेक्टर में थोड़े इश्यूज हैं। हम IT पे काफी नेगेटिव हैं, तो आई थिंक ये सारे जो इश्यूज हैं अगले 6-8 महीने में सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व हो जाएंगे, और तब तक जैसे हम दिवाली के पास आएंगे तो वैसे भी मार्केट अपने अर्निंग्स को FY18 पे रोल कर चुका होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक साल का व्यू ना लेके चलें। दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू बी बाइंग इंडिया दैट 6800 लेवल। बैंक्स को लेकर आप पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, IT फार्मा नेगेटिव है, तो इस समय फॉर द टाइम बिंग क्या खरीदारी करूं? देखिए, रिलेटिव बेसिस पे मुझे को लगता है कि IT आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट बेसिस पे आपको डाउन साइड दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि IT सेक्टर का FY17-18 में डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। एट बेस्ट यू विल सी 6 to 8% ग्रोथ, और स्ट्रीट को अपने अर्निंग्स डाउनवर्ड रिवाइज करने ही पड़ेंगे। आपका एक टेलविंड है, वो रूपी का है, जो अगर 67 और 70 के बीच में रह भी गया तो दैट is a relative positive. FMCG could be an interesting play. Valuations काफी गिर चुके हैं, और आप देखेंगे जैसे एशियन पेंट्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, कुछ जैसे स्टॉक्स हैं जो हम देखते हैं। इवन ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, जहां पे FI की ओनरशिप बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके थे। आप जुबिलेंट को देख लीजिए, 800, 850 से आज 1200 प्लस इतनी आसानी से, एशियन पेंट्स, एक्सिस, ICICI। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कंज्यूमर पे आप ओवरवेट रहें, और अगर आपको रिलेटिव ट्रेड लेना है तो यू कुड रिलेटिवली बी बेटर पोजिशन इन IT कंपेयर टू फार्मा, बट मेरे को फिर भी IT में एब्सोल्यूट डाउनसाइड लग रहा है। तो 2 सेक्टर्स आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल वुड बी कंज्यूमर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, एंड सीमेंट। सीमेंट अब कॉन्सेंसस बन रही है सब लोग को
खरीदने का मूड बन रहा है अब सीमेंट में। नहीं अनिल जी, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक वैल्यूएशंस काफी टाइम से अच्छे रहे हैं। आप एसीसी के वैल्यूएशंस देख लीजिए, $100 ईवी पर टन पे जा रहा है। इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट लार्ज कैप नेम्स। आई मीन अंबुजा इज गोइंग एट 145, 150, अल्ट्राटेक $200 के वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करते हुए देखा जी बिल्कुल। तो आई थिंक अभी एसीसी में वॉल्यूम ग्रोथ आने की संभावना है। आई मीन एसीसी इज नॉट अ वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी। हमें लगता है कि 6-7% का वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है एसीसी में। एट $100 ईवी पर टन इट्स अ गुड बाय। तो कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक खरीदें, सीमेंट खरीदें और प्राइवेट बैंक्स खरीदें, ये राय है राहुल की। शुक्रिया राहुल हमारे वक्त निकालने के लिए और इन तमाम सेक्टर, स्टॉक्स और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। 100 अंक ऊपर है सेंसेक्स इस वक्त 25,060 के आसपास, 0.5% की मजबूती। निफ्टी में 30 अंकों का उछाल है। बैंक निफ्टी अब भी 115 अंक ऊपर है 0.5% की मजबूती के साथ। तो यहां पर तेजी का रुझान बरकरार है, साफ तौर पर ये एक्शन इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ये एक्शन और आगे कितना बढ़ते हुए नजर आता है पॉजिटिव साइड पर। फार्मा शेयरों पर जरूर दबाव आज भी है, आईटी शेयरों पर दबाव आज भी है, लेकिन बाकी जो मजबूती बनती दिख रही है वो बैंक से, मेटल शेयरों से साफ तौर पर नजर आ रही है, सीमेंट शेयरों से साफ। अब देखिए निफ्टी में 2.5% मजबूत हो चुका है अल्ट्राटेक सीमेंट। बिल्कुल तगड़ा मोमेंटम है। इनफैक्ट टॉप गेनर जो अनिल कह रहे थे बैंक्स, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता हो। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस जिसपे हम कह भी रहते हैं आउट परफॉर्मेंस शायद देखने को मिलेगा, ये पॉकेट तगड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाती हुई और यहीं पे तगड़े वेटेजेस हैं, ध्यान रखें। आईटीसी में बाइंग आती हुई वापस तगड़ा मोमेंटम, एचडीएफसी में खरीदारी देखने को मिल रही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में क्विकली बता दूं आपको, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 3.5, आईडीबीआई बैंक 4.5% का उछाल, इंडिया सीमेंट्स अब 3% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। तो सीमेंट स्पेस में एसीसी 2.25% के आसपास का उछाल। तो सीमेंट स्पेस में बाइंग वो कंटिन्यू होती हुई, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 2-2.5% के आसपास का उछाल आता हुआ। ओके, और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हेड दीपेन शेठ। दीपेन भाई स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या कहें, अच्छा वक्त शुरू हो चुका है बाजार के लिए? तो आज की तेजी देखकर बोलना कि तेजी है, आज बाजार गिर जाती तो आप बोलते मंदी है, ये थोड़ा सा गलत है। ना हम आज की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बजट की बात कर रहे हैं। चलते रहे 10% की तेजी नॉन स्टॉप, 10 से 12%। हाँ, तो 10-1% हम लोग अभी नीचे के रीसेंट लोज से अभी हम लोग वी आर कमिंग ऑफ जिसको कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करिए, अगर आपके पास सुविधा है तो 2 साल का निफ्टी का चार्ट खोलकर देखिए तो एकदम एक डोम शेप्ड निफ्टी दिखेगा आपको। ठीक है, तो चार्टिस्ट की तरह बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप भी जानते हैं, लेकिन एक बार देखने में मजा है। ठीक है, एक कंप्लीट यूफोरिया एंड डिफ्लेशन डिसइल्यूजनमेंट साइकिल आपको दिखती है और रीसेंट लो से अभी हम लोग थोड़े से निकल गए हैं। मार्च के जो एफआईआई इनफ्लोज हैं वो एक साल में, लास्ट ट्रेलिंग एक साल में हाईएस्ट सिंगल मंथ इनफ्लोज अभी तक दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड में जो हमारे डोमेस्टिक इनफ्लोज, मार्केट में उनकी बाइंग नहीं लेकिन डोमेस्टिक इनफ्लोज ऑफ इन्वेस्टर्स इनटू म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास आ गए हैं 2-2.5 हज़ार करोड़ के लेवल पर, ऐसा लग रहा है, ये कहा जा रहा है। सारे म्यूचुअल फंड्स बोल रहे हैं यही मौका है, यही मौका है, अभी डालिए पैसा। 6,500 का लेवल हुआ करता था मार्च 14 में, अगर आप 2 साल के ग्राफ में देखते हैं तो वहां से वो जो मोदी ट्रेड था उसकी पहली जो बत्तियां दिखने लगी लोगों को और एक तरफा चला ऑलमोस्ट। बिल्कुल, छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस को अगर आप निकाल देते हैं और करीब 9,000 तक वो डोम का पहला हाफ वो दिखा, जब कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। मतलब कभी भी हमारा देश इतना खूबसूरत नहीं है जितना दिखता है, और मैं ये कहूंगा इतना भद्दा भी नहीं है जितना कभी कभी हमें दिखता है। ऑलवेज एक बड़ा देश है ना, बहुत सारी चीजें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते रहते हैं। तो वहां पर लेकिन सेंटिमेंट टॉप आउट हो गया, पहला रियल बजट उनका निकला और उस बजट में हम लोग डेस्परेटली ढूंढते रहे कि भाई इसमें क्या है क्या है क्या है, और उस बजट को सिर्फ क्रिटिसाइज करना या सिर्फ प्रेज करना मेरे हिसाब से दोनों गलत बातें थी। और फिर वहां से फिर डिसइल्यूजनमेंट साइकिल आ गई। और अगर आप देखेंगे इसके पीछे 4, तो ये जो इल्यूजनमेंट डिसइल्यूजनमेंट 4 फैक्टर्स नैरेटिव्स हमें दिखते हैं। तो एक सनराइज, एक नई शुरुआत हुई थी, उदय की किरण जब मोदी जी आए थे, वो एक पहला पार्ट था कि भाई एक शब्द में अगर हमारी सारी तकलीफों का अगर कोई उपाय है तो मोदी जी हैं। ये मार्च अप्रैल मई में जब फाइनली वो इलेक्शन जीत गए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई, जो सारे पंटर्स वंटर्स जितने थे किसी ने कैलकुलेट नहीं किया था कि 285 सीटें मिलेंगी वगैरह वगैरह, राइट। उसके साथ साथ ग्लोबली कमोडिटीज में क्रैक आया और हम लोग कमोडिटी के इंपोर्टर हैं, तो इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, तेल का दाम गिर रहा है, कमोडिटीज गिर रही हैं, हम लोग कमोडिटी इंपोर्टर हैं। तो ये दोनों चीजों को लेकर कंप्लीट यूफोरिया 9,000 तक बाजार चली गई। फिर बाकी के जो 2 पोर्शंस थे जिनको हमने कुल्ली इग्नोर किया था,
जिसको हमने अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, वो था कि एक्स ऑयल, अगर ऑयल को एक बार हटा देते हैं तो जो ब्रॉडर कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है वो सारी कमोडिटीज क्रैक कर रही थी। और दो बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट्स रशिया और ब्राजील, दोनों में गवर्नेंस इश्यूज थी और दोनों की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली कमोडिटी एक्सपोर्ट्स पर लिंक थी, तो वो दोनों मार्केट्स कोलैप्स होने लग गई। चाइना में स्लो डाउन आ गया, राइट। तो ये कमोडिटीज के स्लो डाउन में ऑयल में मैं समझ सकता हूं कि ओवर सप्लाई का भय था और कंजम्पशन प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था इतना, लेकिन बाकी सारी कमोडिटीज में क्रैक हो, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन थी, यूरोप स्लो हो गया, जापान स्लो था, चाइना में स्लो डाउन आ गई, ब्राजील और रशिया की इकोनॉमीज देयरफॉर कोलैप्स कर गई। लेकिन सर ये पास की बात है, और क्या इफ आई कैन जस्ट कंप्लीट दिस लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा। और चौथा फैक्टर कि मोदी गवर्नमेंट के साथ भी जो हमने हनीमून किया था, जो हम लोग उनकी हर बात पर बस मोदी जी आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं बहुत बड़ा विश्वास रखता हूं इस नई सरकार में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये लोग जो सब कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, या हर बार वो जो कहेंगे वैसा ही हो जाएगा और सब कुछ अब सही चलेगा। तो वो भी पॉलिटिकल और पॉलिसी स्टम्बल्स बातों ने करेक्शन दे दिया। और हाँ, अब लोअर लेवल से लेकर वापस खरीदारी यहाँ से, हाँ, तो अब यहाँ से सर क्या है कि स्वीट 16 FY16 अभी निकल रहा है, तो हमारा स्वीट 16 अभी कंप्लीट हो गया है। और स्वीट 16 कहा जाता है, बट 16 साल की उम्र में हर वक्त बहुत सारी एगनीज होती है, बहुत सारा दर्द होता है दिल में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रशेज होते हैं, और वो डिसइल्यूजनमेंट और दुनिया पूरी काली काली नजर आने लगती है, तो वो हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो एडल्टहुड है, ये जो एडोलेसेंस या किशोर अवस्था है, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, ये यहां से एक प्रॉपर एडल्ट बनने में अभी भी 17 बाकी है। तो 17 में क्या खतरा है कि नहीं, ये सोचने लायक बात है। और 18 में मुझे लगता है कि इस सरकार ने अभी तक जो किया है, 18 में एक आध दो चीजों को मैं इधर उधर ढूंढने के लिए क्रिटिसाइज करूं अलग बात है, लेकिन कितनी सारी चीजें सरकार ने की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड बढ़ा रही है, रूरल एलोकेशन इस बार के बजट में बढ़ा है, स्टेट्स को ज्यादा फंड्स डिवॉल्व कर रहे हैं, टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने में काम कर रहे हैं, फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन कर रहे हैं, पावर रिफॉर्म कर रहे हैं, गवर्नेंस का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है। PSU बैंक्स में फाइनली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में था, PSU बैंक्स में एसेट क्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया, क्लीन अप चालू हो रहा है। तो 18 आते आते सब कुछ ठीक होगा, लेकिन 17 में खतरा है या नहीं? तो अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं दीपेन की, 17 में खतरा नहीं है, 18 में जब आप एडल्ट होते हैं तो एक बड़ी सारी चीजें हैं, हाँ, अलग चीज के लिए, अलग माहौल के लिए तैयार होते हैं। वैसा एक्चुअली बात बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है आशीष और दीपेन सर, लेकिन चूंकि वक्त ब्रेक का हो चुका है, एक्चुअली शो का टाइम पूरा हो चुका है, नहीं तो ऐसा लगता था कि ये बात तो आधा घंटे में और कर सकते हैं। फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली हमारी जो इंटरव्यू है उसमें ये ड्यू रही, आपसे इस पर पूरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की इस हफ्ते की, और मजबूती बरकरार है, 7600 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे सौदा आपका और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग। नमस्कार।